सर, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप इस टॉपिक के बारे में क्लास 10 से ही फेमिलियर है। इसके जो वर्डिंग्स है वो खुद बता रही हैं कि करंट की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में, और वही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए, जैसे मान लो बेटा, अगर हम अपने सर्किट की बात करें, सबसे सिंपल सर्किट कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक बैटरी है। अब आपको पता है अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये बैटरी क्या करती है, ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब मान लो इसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आया dq, और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब कि कितना वर्क डन हुआ dq इंटू V। और आपको पता है यही वर्क जो होता है ये क्या होता है, एक तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि तब dq अमाउंट ऑफ चार्ज इस V वोल्ट की बैटरी के पास आएगा तो इसको कितनी एनर्जी सप्लाई होगी, तो इसको एनर्जी मिलेगी V इंटू dq। और ये सारी की सारी एनर्जी इस पार्टिकल को मिल गई, जिस पार्टिकल का चार्ज कितना है dq, और उस एनर्जी को लेकर रजिस्टर के पास जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली तब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है, तो ये क्या करता है, कोलाइड करता है किससे, जो बाकी एटम प्रेजेंट है या बाकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब कोलिजन के टाइम पे आपको पता है कि एनर्जी में लॉसेज आते हैं, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो हम ये कहेंगे जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की वो इलेक्ट्रॉन ने इस रजिस्टर के अंदर डिसिपेट कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं इस सिंपल सर्किट के लिए जो हीट प्रोड्यूस हुई वो होगी V इंटू dq। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए बेटा, एक स्मॉल चार्ज है, लेकिन क्या इस सर्किट में सिर्फ स्मॉल चार्ज प्रेजेंट है? नहीं, इस सर्किट में तो बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल चार्ज है इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, ठीक है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई है इस चार्ज की वजह से वो ये है। ओके, अगर आपको t टाइम के अंदर और ज़्यादा हीट निकाली तो क्या करते हैं, हम इसको dt से मल्टीप्लाई और हम इसको dt से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। अब dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt आपका करंट होता है। इतना भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बन गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अगर आप हीट निकालना चाहते हैं तो आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब सुनिए बेटा ध्यान से, अब आपने हीट के और भी फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम V को बाहर निकाल लेते हैं, I को बाहर निकाल लेते हैं, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और आंसर आ जाएगा VIT, जो क्लास 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये बिल्कुल सही बात है, बट अब आप 12th में आ चुके हैं तो आपको ये पता है बेटा ये चीज इंटीग्रेशन से बाहर केवल कब निकलती है, तब ये कॉन्स्टेंट होती है। मतलब इफ I इज कॉन्स्टेंट, अगर ये बात सही है, I कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है V तो पोटेंशियल डिफरेंस है, फिक्स है, एक बैटरी लगा दी उसका फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। लेकिन करंट तो बेटा रेजिस्टेंस के ऊपर इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या सर्किट प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं, और ये सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है VIT, और इसको ये कब से है, 0 से लेकर t टाइम तक। अब इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब आप V का फॉर्मूला पुट कर दो, V इज इक्वल टू IR, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। अब I को पुट कर दो V बाई R, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये हमारे 10th क्लास से हमें पता है। लेकिन आपने अभी अभी क्या सीखा, आपने अभी अभी ये सीखा कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होते हैं तब करंट हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन से, चाहे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, और आपको ये बोल दिया जाए कि सर्किट के अंदर करंट कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला भी चलो सेम है, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशंस के ऊपर। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपने अभी तक हीट के वर्ड बोलते ही दिमाग में 3 फॉर्मूले आते थे, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT, सॉरी V स्क्वायर बाई R इंटू T, और VIT। ये फॉर्मूले सही हैं, लेकिन कब तक करंट कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारा करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले के साथ स्टिक होंगे। ध्यान रखना, अब हम कहेंगे कि अगर करंट कांस्टेंट है तो आप ये तीनों फॉर्मूले याद करो, और इफ I डिपेंड्स
ऑन टी। अगर आई टी पे डिपेंड करता है तो हम कहेंगे हीट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टी आर डी टी और 0 से लेके टी टाइम तक, ठीक है। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, वी आई लेकिन टी, 0 से लेके टी। अब ये टाइम कौन सा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके देखो, आप सोच रहे होंगे जहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बता रखा कि आपको इतने टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस निकालनी है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन देती हूँ और ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज आपके मॉड्यूल से है, बट एक अच्छा क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो एक सेकेंड का वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन देखती हूँ कहाँ है। ओके देखो बेटा, नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक रजिस्टर है R बना रखा है और इसके अंदर Q चार्ज फ्लो कर रहा है और Q की वैल्यू है AT माइनस BT स्क्वायर। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर R वेरीज विद टाइम T। मतलब जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी करता है और आपको Q दे रखा है, या आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको Q गिवन है इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देती हूँ, जहाँ पे A और B जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, A और B जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। आपको हीट प्रोड्यूस करनी है इन द सर्किट। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड हीट इन R। जो R रजिस्टर है जिसके थ्रू ये करंट पास कर रहा है उसमें हीट कितनी होगी, और ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब आप सोचिए, अब आपने यहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़े, तो सबसे पहले आप सोचिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। आप सोचेंगे कि देखो भाई Q जो है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें देखना है कि करंट भी कर रहा है क्या। वैसे तो स्टेटमेंट कहती है कि करंट कर रहा है, पर फिर भी हमें एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। कैसे भाई, Q प्रेजेंट है तो हम I कैसे निकाल सकते हैं। वी नो दैट I इज इक्वल टू dQ बाई dt। अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो A एज इट इज, T का डिफरेंशिएशन 1 होगा बेटा, माइनस 2 आगे ले आइए B और T, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन करने से आपको I मिल गया, करंट मिल गया, और आपको पता है करंट के फॉर्मूले में भी, करंट के एक्सप्रेशन में भी T आ रहा है। इसका मतलब T की डिफरेंट वैल्यूज के लिए I का आंसर डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि जो हमारा करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, हमने कहा था ये फॉर्मूला तीनों का वैलिड है, पर करंट कैसा है, कांस्टेंट है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। मतलब आपको यहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला चूज करें या ये चूज करें। हमें आई तो पता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम इसमें तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम क्या ये यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास बैटरी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है और आपको करंट के बारे में बता रखा है। तो रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड ही आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि आपको केवल वही फॉर्मूला यूज करना है जो किससे रिलेटेड हो, रेजिस्टेंस से और करंट से। मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आप ये फॉर्मूला यूज भी कर लोगे। आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया आपने, h इज इक्वल टू 0 से लेके t तक मुझे इंटीग्रेशन करना है I स्क्वायर R dt। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो ये बोल दिया कि टोटल हीट, भाई अब कब तक होगी ये टोटल हीट, क्या हमें t की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी है? नहीं। देखिए बेटा, ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग का इफेक्ट है ये करंट की वजह से आता है। अगर मान लो करंट ही 0 हो जाए तो क्या हीट प्रोड्यूस होगी? नहीं। जैसे आपके घर में कोई भी बल्ब है जो बहुत देर से स्विच ऑफ है, मतलब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, आप उसको टच करके देखिए, उसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। किसी भी अप्लायंस के साथ आप ये करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट और सीखने को मिला कि अगर हमें डायरेक्टली टाइम नहीं गिवन तो हम अपने आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कब तक हम हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तब तक सर्किट में करंट है। अब देखिए, ये आपका करंट है, क्या ये करंट किसी टाइम पे 0 हो सकता है? चलो कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट I इज इक्वल टू 0। I का फॉर्मूला है A माइनस 2BT इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब A इज इक्वल टू 2BT और यहाँ से टाइम आ गया A अपॉन 2B। अब देखिए, अब A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव ही आया है। बस हमें यही चेक करना था कि कहीं टाइम नेगेटिव तो नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये करंट इस टाइम पे जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हिंट मिला है कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि ऐसा तो नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी करंट 0 हो, तो आप चेक करके देख लीजिए।
जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा ए, मतलब तब टाइम शुरू हुआ था तब करंट 0 नहीं था। तो आई थिंक अब आपको इंटीग्रेशन की लिमिट समझ आई होगी। देखिए 0 और कहाँ तक टाइम लेना है, जहाँ तक करंट फ्लो करेगा, और करंट यहाँ तक फ्लो कर रहा है। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है बेटा, a माइनस 2bt और इसका होल स्क्वायर और r dt। अब मेरे अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। अब बेटा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 4abT। r कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, और dt। अब सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करनी है। ये आप 11 से प्रैक्टिस करते हैं, इसके आगे सॉल्यूशन में नहीं करवाऊंगी। आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट का नोट करते रहिए कि हीट का ये फॉर्मूला कांस्टेंट करंट के लिए होता है। अगर करंट वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन की अगर डायरेक्ट लिमिट नहीं गिवन तो जहाँ से 0 से हम शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट में हमें रीजन भी पता चल गया। अब इसके आगे हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आपके पास जो आपके घर में जितने भी डिवाइसेस गिवन हैं, अब गर्मियों का टाइम है, आपने कूलर एसी ऑन किया होगा, तो आपने कभी उसके ऊपर ये चेक किया है कि वहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है कि इसकी इतनी पावर है और इसकी इतनी क्या है, रेटिंग है। रेटिंग वर्ड होता है, पावर वर्ड होता है। तो इससे पहले हम पावर के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं। अभी तक हमने हीट के बारे में पढ़ा। हमने ये देख लिया कि हीट प्रोड्यूस होती है कांस्टेंट करंट के साथ I स्क्वायर RT VIT या फिर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। व्हाट इज पावर? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की जो दर है। बेसिकली रेट का मतलब होता है दर। तो किसी भी कोई काम कितनी जल्दी हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, उसकी पावर से रिलेटेड है। सिंपल वर्ड्स की बात करूँ तो जितनी भी आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है पर यूनिट टाइम, वही आपकी पावर कहलाती है। तो आपके पावर के 3 फॉर्मूले आ गए, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए ये तीनों फॉर्मूले कब वैलिड हैं। ये तीनों फॉर्मूले वैलिड हैं फॉर कांस्टेंट करंट। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम पहले हीट को कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से और टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब और पावर के बारे में कौन सी बातें हैं, अब इसकी ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा यूनिट हमें पता है वॉट होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक यूनिट और यूज होती है हॉर्स पावर। आपको पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। ओके, इसके अलावा किलोवोट वगैरह आप कन्वर्ट करना जानते हैं अच्छे से। अच्छा, इससे याद आया, किलोवोट किसकी यूनिट होती है, पावर की, लेकिन किलोवोट आवर किसकी यूनिट होती है। देखो, किलोवोट यूनिट होती है पावर की, और किलोवोट आवर जो आपके घर में मीटर लगे हुए हैं ना बेटा, मीटर में जहाँ पे यूनिट्स दिखाई जाती हैं उसके साइड में देखना क्या लिखा होता है, उसके साइड में लिखा होता है किलोवोट आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसकी यूनिट है एनर्जी की, और इसका कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। ये हम क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पावर की बात करते हैं कि देखो हर डिवाइस का एक पावर होते हैं। जैसे अगर आपने बहुत कॉमन जो वर्ड सुना है वो बल्ब के केस में सुना होगा कि भाई हम एक बल्ब लेके आएंगे, कितने वोट का है, ये 100 वोट का बल्ब है। आजकल कहते हैं कि 0 वोट के बल्ब आ रहे हैं, भाई बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो कि आपके सामने कहीं पे भी एक वर्ड आ जाए पावर, रेटिंग, सिर्फ रेटिंग आ जाए या पावर रेटिंग आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। आप सपोज करो कि आप एक बल्ब लेके आए, ये बल्ब है आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज 100 वोट बल्ब। इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका मतलब ये है कि भाई इसकी पावर कितनी है, 100। अब आप एक बात सोचिए कि मतलब क्या इसमें हमेशा ही पावर 100 प्रोड्यूस होगी, क्या हमेशा 100 वोट होगा। अब सुने, देखो हमारे घर में बेटा जो अप्लायंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट पे काम करते हैं।
अब मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है पावर रेटिंग के नाम पे कि इसकी पावर है 100 और वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि इसकी कंप्लीट रेटिंग है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है मान लो ये एक बल्ब है और इस बल्ब का 100 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू है 110 वोल्ट। जरूरी नहीं है आपका हमेशा 220 ही दिखाई दे, कहीं जगह 240 भी दिखाई देता है, उसकी करस्पॉन्डिंग पावर लिखी होती है। मतलब जहाँ भी पावर रेटिंग वर्ड होता है उसमें एक वोल्टेज की वैल्यू होती है और एक पावर की वैल्यू होती है। अगर कोई भी वोल्टेज की वैल्यू ना मिले तो आप अपनी तरफ से 220 अज्यूम कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप उतनी ही वोल्टेज उसको प्रोवाइड करते हैं तो ये इतनी पावर जनरेट करेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ही ऐसा होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा करने पे नहीं होगा। जैसे मान लो आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मैं ये बोलूँ ये 100 on 100 के स्टूडेंट्स हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इनको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, इनकी टाइम टू टाइम क्लासेस हो, इनको अच्छे से पढ़ाया जाए, इनको अच्छे से गाइड किया जाए, तो ये 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है कि आपकी कैपेसिटी को शो कर रहा है। जैसे हम किसी बच्चे के बारे में बोल देते हैं कि तो 60-70 का बच्चा है अभी, इसका मतलब ये इतने मार्क्स लेके आ सकता है। अब इसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा ना। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 100 on 100 के बच्चे हैं और आप आज ही पढ़ाई बंद कर दो और बिल्कुल भी मत पढ़ो, तो क्या आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं। वो कब आएंगे 100? तब आप अपनी मैक्सिमम आपको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। ये मतलब होता है कि 100 on 100 का स्टूडेंट है। तो सेम जितनी इसको रिक्वायरमेंट है, जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है, उतनी वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करोगे तो ये इतनी पावर जनरेट करेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बल्ब अगर 110 वोल्ट के साथ यूज किया जाए तो ये 100 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो अब आप ये मत सोचना बेटा कि अगर आप मार्केट से एक बल्ब लेके आए, वो बल्ब 100 वोल्ट का है तो इसका मतलब वो हमेशा ही 100 वोल्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये लिखी हुई है इसको मैं बोलती हूँ बेटा VP या VR बोल दीजिए। VR का क्या मतलब है? R का मतलब है यहाँ पे रेटिंग, मतलब वो वोल्टेज जो उसका ऊपर इसने रेटिंग की हुई है और ये पावर जिसकी रेटिंग दी हुई है। लेकिन हर बार इतना ही आंसर आए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर देते हो। बेटा ये एक पेयर के साथ चलता है, अगर आप V को चेंज कर रहे हो तो समझ लेना P भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको पहले ये बात नहीं पता थी और आपने क्या किया, आप मार्केट गए और मार्केट से 3 बल्ब लेके आए। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ देखना ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने क्या किया कि आप 3 बल्ब लेके आए बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और ये देखो ये 100 वोल्ट का है और ये 220 वोल्ट पे काम करता है, ये 50 वोल्ट का है और ये 220 वोल्ट पे काम करता है, और ये 25 वोल्ट का है और ये 220 पे काम करता है। और आपने इन सभी को अप्लाई कर दिया एक 220 वोल्ट के साथ। अब देखिए क्या होगा, आप मार्केट से 3 बल्ब लेके आए बेटा और आपने उनको सीरीज में लगा दिया और ये सप्लाई प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा, अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि मैम आई करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा इन सभी के अंदर से, ठीक है, सेम तरीके से ये काम करेंगे। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करें क्लास 10 से। क्लास 10 में आपके पास एक क्वेश्चन आता था कि इन तीनों में से मैक्सिमम ब्राइटनेस किसकी होगी। मतलब कुछ क्वेश्चन है मैक्सिमम ब्राइटनेस का, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अक्रॉस हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो विच वन हैव हाईएस्ट पोटेंशियल ड्रॉप, किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, किसका ड्रॉप ज़्यादा होगा। आपको पता है टोटल है 220, सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा कि वोल्टेज ड्रॉप होती है इंडिविजुअल, और किसके ऊपर डिपेंड करती है। हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से कैलकुलेशन सीखी थी कि कैसे हम सिर्फ रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल के वोल्टेज का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये वोल्टेज की सपोर्टिंग डिवाइड होगी, ये इनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब बेटा कुछ बच्चे बल्ब का क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप इनको रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करो। आप ये सोचो ही मत ये बल्ब है, आप ये सोचो ये 3 रेजिस्टेंस है, क्योंकि बल्ब में अगर फिलामेंट होता है और उसका एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्लास 10th के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो जो मेजोरिटी बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैम पावर का फॉर्मूला होता है VI। बिल्कुल सही बात है, आपने कर दिया सीरीज कनेक्शन,
मतलब I हो गया सेम, तो मैम I को तो हटा दो, तो इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जो पावर है ना वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी पावर देखो सबसे ज्यादा है तो इसका V सबसे ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब आप ये समझिए क्यों गलत है। देखो ये पावर कौन सी है, ये रेटिंग वाली पावर है जो रेटिंग में बताई गई है। ओके, अब देखो, अब पावर का फॉर्मूला VI होता है। अब यहाँ पे V कौन सी है, ये V है रेटिंग की। अगर आप I निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, I आएगा कि अगर रेटिंग वाली सप्लाई है, रेटिंग की पावर है, तो यहाँ से I निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है सर्किट में I तो चेंज हो सकता है, I कोई जरूरी नहीं, फिक्स नहीं है, मतलब सेम रहे कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, अब इसके अलावा आप कहीं मैम पावर का तो एक फॉर्मूला और भी होता है V²/R। अब देखिए, अगर मान लो आप रेटिंग वाली पावर यूज करते हैं और रेटिंग वाली वोल्टेज यूज करते हैं तो उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस एक बल्ब का हम मान के चलते हैं कि सेम होता है। यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। सर्किट में बल्ब लगाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कैसे बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है। तो बेटा जो वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होता है, जो बेसिकली आपको पता है कि टंगस्टन वगैरह हैं, मतलब इन स्पेसिफिक मटेरियल जो यहाँ पे यूज किए हैं, या फिर हीटिंग एलिमेंट्स। आपको एक क्वेश्चन याद है 10th क्लास का कि व्हाई द हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ अलॉयज, और आपको पता है अलॉयज का जो अल्फा होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आप सोच रहे हैं टंगस्टन तो मेटल है, लेकिन बेटा इसका भी अल्फा जो होता है वो इतना इफेक्ट नहीं करता ऑलरेडी इसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप उस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार साइड रखिए और आप ये मान के चलिए कि एक बार अगर एक बल्ब तैयार कर दिया जाता है, उसके ऊपर रेटिंग डाल दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा इसकी पावर इतनी होगी। इस रेटिंग का मतलब है कि इतनी पावर हो सकती है अगर हम इतनी वोल्टेज दें। ठीक है, अब आपको ये पता है तो फिक्स क्या होगा, आपने बता दें कि पावर फिक्स नहीं है, पावर तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, तो फिक्स क्या है, ये फिक्स है। ध्यान रखना बेटा कि किसी भी बल्ब की रेटिंग 100 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 वोल्ट पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, आप क्या कहेंगे कि सभी की रेटिंग पावर कितनी है, 220, 220, 220, तो ये तो सभी के लिए सेम हो गया। और इसका मतलब जो आपकी रेटिंग की पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब जिसकी पावर जितनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। तो अगर ये मैं इसको 1, 2 और 3 बोल दूं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 और 2 को और 3 को कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। रिलेशन समझ आ गया। अब देखो, ये टोटल पावर है, ये टोटल वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज डिवाइड होगी V1, V2 और V3। अब आपको पता है V इज इक्वल टू IR। अब आप कहेंगे सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी वोल्टेज भी कम, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी वोल्टेज भी कम। तो आप कह सकते हो इसको कितनी वोल्टेज मिलती है V1, इसको ड्रॉप मिलता है V2 और इसको मिलता है V3। अब देखिए बेटा, अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है इस रजिस्टर की या इस बल्ब की, किस टाइम पे तभी इस सर्किट में लगा रखा है, तो आप कैसे यूज करेंगे। आपको पता है कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। मुझे ये पता है कि इसके पास V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं कहूंगी V1² डिवाइडेड बाई R। इतनी बात समझ आई आपको। इस पर्टिकुलर बल्ब का अगर आपको निकालना है, क्या पावर निकालनी है बेटा, ये जो पावर है ये रेटिंग की पावर है, ये मैक्सिमम के बारे में बात करती है। लेकिन अगर आपको सर्किट में निकालनी है पावर, तो केवल उसी एलिमेंट पे फोकस कीजिए, उसकी रेटिंग वाली वोल्टेज पे फोकस मत करो, उसको वहां पे कितनी वोल्टेज मिल रही है इसके ऊपर फोकस करो। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी वोल्टेज सबसे कम है, तो अब आप सीरीज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कहेंगे मैम यहाँ पे वोल्टेज भी वेरिएबल है, रेजिस्टेंस भी वेरिएबल, तो कोई बात नहीं, आप V/I का फॉर्मूला लगा लो। सीरीज कनेक्शन में I सभी के पास सेम है, लेकिन V तो सभी का अलग अलग है। फर्स्ट के लिए V1 है, सेकंड के लिए V2 है। तो देखिए, ये V1 की वैल्यू सबसे कम है। अगर V1 सबसे कम है बेटा, तो यहाँ पे इस सर्किट में लगाने के बाद जो पावर आएगी वो पावर 1 की कम होगी। क्या आपको मेरे ये तीनों पॉइंट समझ आए मैंने किस तरीके से निकाले हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं रेटिंग के फॉर्मूले को यूज करूंगी। बेटा कभी भी आपके पास कोई भी डिवाइस मिले जिसकी कोई भी रेटिंग गिवन हो, तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए उसका ये चेक करना कि उसका रेजिस्टेंस कैसे है।
तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि पावर का फॉर्मूला V²/R, R फिक्स रहेगा, सभी की रेटिंग वाली वैल्यू यूज करो और उससे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। सभी का रेटिंग वोल्टेज सेम है तो हम कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। और हमने कहा कि अब ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसकी वोल्टेज भी कम होगी, तो मैंने कह दिया उसकी वोल्टेज भी कम है। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V × I सभी में सेम है, तो जिसकी वोल्टेज कम है उसकी पावर भी कम होगी। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट बल्ब की पावर सबसे कम होगी। आपने क्या सोच के ये बल्ब लेके आए थे? आप लेके आए थे ये 100 का है, ये सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देगा, क्योंकि बेटा जो ब्राइटनेस वर्ड होता है वो पावर से ही रिलेटेड होता है। आपसे कोई बोले कि इसकी ब्राइटनेस चेक करो किसकी कम और किसकी ज्यादा है, तो आपको पावर चेक करनी पड़ती है। जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि एक बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखना और बल्ब एक्चुअली में कितनी प्रोवाइड करेगा पावर, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपको ये पता चले कि हमें किस टाइम पे कौन सी वोल्टेज यूज करनी है और कौन सा करंट यूज करना है। तो पहले आप यहाँ तक नोट करो, वो एक अच्छा क्वेश्चन है उसको भी नोट करना है आपको, और फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 6 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी है 18 वोल्ट। और क्वेश्चन कहता है फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, मतलब इस सर्किट के अंदर नेट पावर, टोटल पावर निकालनी है, टोटल पावर इन सर्किट। क्लियर हुआ? और मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इन सभी की इंडिविजुअल पावर भी निकालो, मतलब ये क्वेश्चन तो आपकी बुक का है और मैं आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन ले रही हूँ कि कैलकुलेट पावर ऑफ ईच रजिस्टर। देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगी हर रजिस्टर के पास निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप उस रजिस्टर के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब अगर कोई कहे कि इस रजिस्टर के अंदर कितनी पावर है, यही रजिस्टर की पावर कितनी है, तो आप इस रजिस्टर पे फोकस करो। इस रेजिस्टेंस का आपको R पता है 4 ओम। अब आप सोचेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाए, हमारे पास तो V × I भी है, V²/R भी है और I²R है। जो चीज आपको जल्दी पता चल जाए आप वो लगा। देखो, या तो आप इसके पास नहीं लिखो वोल्टेज कितनी है, या देखो इसके पास करंट कितना है। तो इसके पास करंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पहले मैं इनको सॉल्व करूं। देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 6 और 3 पैरेलल में हैं। आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए 6 और 3 का आंसर 2 आता है। तो इस पूरे सर्किट का आंसर आ गया 2 ओम। हो गया? अब देखिए, अब ये 2 ओम और ये 4 ओम किस में है? सीरीज में। तो हमारे सर्किट का R नेट कितना हो गया बेटा? 2 + 4 मतलब 6 ओम हो गया। क्लियर है? अच्छा, इस सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल गिवन है? 18। तो आप इस सर्किट का करंट निकाल सकते हो। करंट होता है V/R। V कितना है? 18। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। ये सबसे इजी और पहली कैलकुलेशन थी जो हम यहाँ से कर सकते थे। तो देखो, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट इसके पास जाएगा, और हमें करंट पता चल गया 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर का करंट है। तो देखो, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता चल गई? आपको ये भी पता चल गया और ये भी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप पहले आप ये मत करना कि वोल्टेज की वैल्यू है 18 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 और फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, अगर इसका पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसी की ही वोल्टेज देनी पड़ेगी। अब 18 में से इसका कितना हिस्सा है वो आप निकालोगे, तो वो आप खुद से करिए और फिर आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपका आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। हम इससे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें करंट पता चल चुका है। तो हम कहेंगे अगर हमें पावर और 4 ओम निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I²R। 4 ओम तो रेजिस्टेंस तो 4 की बात हो रही है और उसमें करंट है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9, ये 36 बोर्ड आंसर आ गया। ठीक है? ऐसे ही बेटा अगर आपको यहाँ निकालना हो तो क्या करेंगे? अब आपको पता है यहाँ पे ये 3 एम्पियर करंट जा रहा है। अब आपके पास दो चीजें हैं,
या तो आप इनका पोटेंशियल निकाल लो या आप इस करंट को डिवाइड कर दो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मैम हम ना इसका भी वोल्टेज लगाना चाहते थे और हम इसके भी वोल्टेज ही लगाना चाहते हैं, तो कर लो बेटा। देखो अब ये सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर अगर 3 एम्पियर का करंट है और 4 जो है इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा? इस रजिस्टर के पास जो V होगा वो होगा बेटा 12। अगर इसने 12 वोल्ट का ड्रॉप ले लिया, अगर इसने 12 का ड्रॉप ले लिया तो बैटरी की ड्रॉप कितनी बची? फिर 6 बची। वो 6 कहाँ अप्लाई होगी? वो 6 वोल्ट इसके पास भी जाएगी और वो 6 वोल्ट इसके पास भी जाएगी। अब देखो, अब इस रजिस्टर के बारे में आपको इसकी वोल्टेज पता है और इसका क्या पता है? रेजिस्टेंस पता है। तो आप कहेंगे अगर मुझे पावर निकालनी है 3 ओम के लिए, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी V²/R। इसके पास 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है इसका 3, तो ये हो जाएगा 6 × 6 / 3 और 12 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही आप अगर उसका निकालना चाहते हैं, ये हो गया 6 ओम का, तो आप कहेंगे V²/R। उसकी भी पावर है हमारे पास 6 का स्क्वायर अपॉन 6, 1 6 कैंसिल और 6 वोल्ट। लेकिन अगर आप सर्किट के निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आप सर्किट के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं टोटल पावर के लिए, आपने टोटल पावर निकालनी है, तो क्यों ना इस सर्किट को छोटा कर दिया जाए। आपने R नेट तो निकाला ही हुआ है, तो इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकती हूँ कि भाई एक बैटरी है और बैटरी के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है उस की वैल्यू है कितनी? नेट आया है 6, नेट है 6 और पावर है V है 80। तो आप कहेंगे भाई फटाफट V²/R का फॉर्मूला लगा दो, हम पावर ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करना चाहते हैं। टोटल पावर हमारे पास, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 18 और रेजिस्टेंस है हमारे पास 6, तो हम कहेंगे 18 × 18 और फटाफट निकालो बेटा, हो गया आपका इतना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो हमारे सर्किट की आ गई, जरा इनको ऐड करना कितना हुआ? ये हमारा हुआ 12 और 6 18 और इसमें 18 ऐड करना बेटा कितना हुआ? चलो ठीक है, हो गया। ओके, ये बात समझ आई। तो इसका मतलब अगर आपको पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है तो आप रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, और अगर आपको सॉल्व करना है किसके लिए? पूरे सर्किट के लिए, तो आपको इसके मॉड्यूल में से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब देखो, अब जैसे हमने सीरीज कनेक्शन किया था, पैरेलल कनेक्शन किया था, तो ऐसे ही अब बल्ब को भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला स्टडी करना है। देखिए, अब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपके पास है 2 बल्ब मार्क, 2 बल्ब के बारे में बात हो रही है और उनको सीरीज में लगाया गया है। तो मैं सबसे पहले 2 बल्ब को सीरीज में लगा देती हूँ और इन पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 60 वोल्ट 220 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट। और आपने 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, और कोई आपसे बोले कि इस सर्किट में नेट पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, तो अब बहुत से बच्चे तो क्या सोचेंगे कि सीरीज है, ऐड कर दो इनको, मतलब 100 इसकी 60 इसकी 160 प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो उसमें 160 जैसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है इसका 37.5, बी है 75, सी ऑप्शन है आपके पास 80 और डी ऑप्शन है आपके पास 40। कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो को। ठीक है, अब जिन्होंने ट्राई करने के लिए सोचा होगा उन्होंने सोचा होगा कि मैम इससे पहले जस्ट आपने बताया था कि ये तो वो पावर है तब इसको 220 मिलेगी, पर आप फटाफट समझ गए होंगे टोटल ये तो 220 है, इसको अकेले को 220 तो मिल ही नहीं सकती, मतलब 60 तो इसकी पावर हो ही नहीं सकती और ना ही इसकी 100 हो सकती है, मतलब पावर क्या होगी, कुछ ना कुछ कम होती है। अब देखो, अब ये तो है बेटा इसकी रेटिंग वाली वोल्टेज V रेटेड है इसकी, और ये V अप्लाइड है, ये V अप्लाइड है टोटल, ये कौन सी अप्लाइड है? टोटल। अब आपको इसके पास V अप्लाइड निकालनी है, V अप्लाइड, और इसकी भी V अप्लाइड निकालनी है, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से हम बहुत से फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और क्लास 10th का बच्चा सॉल्व करने बैठता है तो उसके दिमाग में पहली बात आती है कि ये हमारे पास रेटिंग गिवन है और हमें पता है कि जो पावर रेटिंग वाली होती है और उसका रेटिंग एक वोल्टेज भी होती है, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा ये फॉर्मूला। डन, ठीक है।
लेकिन अगर आपने सर्किट में इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि उसको वोल्टेज मिल कितनी रही है सर्किट में रखने के बाद, V अप्लाई, मतलब बल्ब इज गेटिंग वोल्टेज V अप्लाई है, उसको मिल कितनी रही है, V अप्लाई। PR पावर कब होती है, तो VR वोल्टेज होती है। तो क्या करोगे, आप कहोगे हम पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब वो सर्किट में ऐड है, तो हम कहेंगे V²/R। V कौन सा यूज करना है भाई, जितनी मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग तो पावर आएगी ना, तो अप्लाई भी यूज करना है। R कहाँ से लेके आए, R इस इक्वेशन से लेके आके पुट करेंगे, तो देखिए पावर क्या होगा, पावर आएगा VA² रेजिस्टेंस है VR² और डिवाइड बाई PR। आई थिंक यही है, कुछ गलत नहीं किया। अब हम PR को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो ये बनेगा V अप्लाइड V रेटेड का होल स्क्वायर और इनटू PR। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको बार बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है, क्या आप एक बार बता सकते हैं? बिल्कुल, मान लो कि देखो ये एक बल्ब है, बल्ब 100 वोल्ट का है लेकिन 220 वोल्ट पे, 100 वोल्ट का कब है, तभी 220 पे काम करे, बट आपने इस बल्ब को अप्लाई कर दिया किस पे, 100 के ऊपर। कहाँ पे अप्लाई कर दिया, 100। तो देखो ये क्या है, ये तो इसकी रेटिंग है, तो इसको हम VR बोलेंगे। ये क्या है, ये पावर है रेटिंग वाली, लेकिन अभी पावर कितनी होगी, P, और अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, 100। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो 2 स्टेप प्रोसेस करो, रेजिस्टेंस निकालो फिर निकालो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अप्लाई कितनी की है आपने, 100, रेटिंग कितने पे है, 220 पे, इसका कर दो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ तक नोट करो कि आपको अगर रेटिंग वगैरह पता हो फिर क्या करेंगे। डन। अब देखिए सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो आपको VA निकालनी पड़ेगी दोनों के लिए। ये इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। हमें तो टोटल पावर ऑफ द सर्किट बतानी है, मतलब सर्किट की टोटल पावर। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, इसके रेजिस्टेंस को R1 बोलो, इसके रेजिस्टेंस को R2 बोलो, और सर्किट में नेट रेजिस्टेंस निकाल लो R1 प्लस R2 से, और फिर आप कहो पावर आएगी V²/R। ठीक है, अब V नेट अप्लाई कर दो और R नेट अप्लाई कर दो। R नेट यहाँ से आएगा, V नेट की वैल्यू 220 है, ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास सिमिलरली 2 बल्ब हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज ना लेके मैं कह सकती हूँ ये P1 रेटिंग है, ये P2 रेटिंग है, लेकिन वोल्टेज देखो दोनों की सेम ली है, तो मैंने कहा रेटिंग तो V है और V है। और देखो अब जितनी यहाँ पे 220 दिखाई दे रही है उतनी ही मैंने यहाँ पे ली है, तो यहाँ पे भी मैंने VS जोड़ दिया है। अब ध्यान से सुनते जाओ क्या होगा। आगे देखो बेटा, अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है पावर की, टोटल पावर इन द सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, कौन सा, देखो यहाँ लिख रखा है V नेट मैंने कितना माना है V, और R नेट नीचे क्या होता है R नेट। अब एक बात मेरे को ये बताओ, R नेट कैसे निकलेगा, R नेट निकलेगा R1 प्लस R2 से। तो मैं कह सकती हूँ सीरीज कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा R1 प्लस R2। ठीक है, इस बल्ब का R1 कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि रेटिंग पावर है PR, या रेटिंग पावर को मैंने इस बार P1 नाम दिया है, वोल्टेज अप्लाइड है V, और इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, तो R1 आ गया V²/P1। सिमिलर तरीके से R2 आएगा हमारे पास V²/P। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो, अब ये R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो PS की वैल्यू क्या आएगी, PS की वैल्यू आएगी V²/R1। R1 की वैल्यू है V²/P1 प्लस यहाँ से R2 V²/P2। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब PS के साथ मल्टीप्लाई हो गया V²/P1 प्लस V²/P2, और ये किसके बराबर है V²। ये PS यहाँ जाएगा, तो V²/P1 प्लस V²/P2 इज इक्वल टू V²/PS। V को हमारा के कैंसिल हो जाएगा, और 1/PS इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अब आपको ये काम बार बार नहीं करना, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बल्ब्स हैं जिनकी पावर P1, P2, P3 एंड सो ऑन है, और उनको सीरीज कनेक्शन किया जाए, तो सर्किट की नेट पावर क्या होगी, वो होगी 1/P1 प्लस 1/P2। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे P1 की वैल्यू पता है 60,
और P2 की वैल्यू पता है 100 और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको ये कैलकुलेशन बार बार नहीं। यहाँ पे बेटा हमारे दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं और हम क्या करना चाहते हैं, पावर का आंसर निकालना चाहते हैं, टोटल पावर का, तभी पैरेलल में कनेक्ट हो। तो मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग कि पावर बेसिकली टोटल पावर ऑफ द सर्किट when bulbs are connected in parallel। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम कैसे करेंगे, फिर से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि हमें पावर पैरेलल में कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्मूला होता है V²/R नेट का। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, V² और 1/R नेट। अब देखो 1/R नेट पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है, तो हमें पता है पैरेलल के अंदर 1/R का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। अब आपको पता है R1 R2 कैलकुलेट किया जा सकता है, तो पावर के अंदर क्या होगा, V² 1 क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा V²/P1, ये बनेगा V²/P2। P1 घूम के ऊपर, P2 घूम के ऊपर, तो पावर आएगी V² P1 ऊपर V² प्लस P2 ऊपर और V²। यहाँ से V² कॉमन आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स पावर इन पैरेलल होती है P1 + P2। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मान लो ये 100 वोल्ट है और ये 60 है तो इसका टोटल आंसर होगा 100 + 60। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन आते हैं पावर से रिलेटेड। एक तो ये सीरीज में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, किसी भी एक रेजिस्टेंस की पावर बता देंगे, किसी और दूसरे की पूछ लेंगे। तो चलो ऐसा एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक न्यूमेरिकल है बेटा आपका, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि एक सर्किट है, यहाँ पे 9 ओम है। एक्चुअली बेटा आपके जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर यहाँ पे 5 दिया हुआ, बट एक्चुअली में ये 6 ओम होगा, तभी आप करेक्ट आंसर मैच कर पाएंगे जो आपके मॉड्यूल में आंसर गिवन है। और यहाँ पे एक 2 ओम है, तो देखो इस तरीके से ये बना दिया। और आपको क्वेश्चन कहता है जो ये 9 है ना, इसके पास 36 वॉट पावर है, और if the power dissipated in 9 ohm resistor in the circuit as shown is 36, but then what is the potential difference across the 2 ohm? Okay, क्वेश्चन कहता है, और ये आपका 2011 का क्वेश्चन है। ये कहता है यहाँ इस रजिस्टर के पास पावर है और आपको इसका V निकाल के बताना है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रखा, आपको 2 ओम के पास जो वोल्टेज है, एक बार आप ट्राई करें, फिर साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पावर किसकी है, इसकी। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है V × I, होता है ना, ठीक है। तो हम कहेंगे इसकी पावर लिखोगे फटाफट, लेकिन हमें तो V भी नहीं पता और I भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कहेंगे पावर = I² × R। पावर कितनी है, 36, I²। रेजिस्टेंस कितना है, 9। तो इसका मतलब 4 आ गया I², तो I की वैल्यू आ गई 2। ओके, मतलब इस रजिस्टर के अंदर यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे डिवाइड होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इसकी I की वैल्यू है 2 एम्पियर। अगर आपको I पता है और आपको रेजिस्टेंस पता है तो 9 × 2 = 18, तो इसके पास 18 वोल्ट पोटेंशियल होगा और इसके पास भी 18 वोल्ट पोटेंशियल होगा। मैंने क्यों निकाला, देखो फटाफट। अगर इसका पोटेंशियल पता चल गया तो आप इसके पास करंट निकाल सकते हो। इस रजिस्टर का करंट कितना होगा, V/R, मतलब इसका 2 एम्पियर का करंट होगा। ऊपर से 2 एम्पियर, नीचे से 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहे हैं, KCL अप्लाई करो, नीचे कितना आएगा, 4 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट आया, 4 एम्पियर। अब देखो V = IR, V = IR, तो ये I और ये रहा R, तो V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 × 2 18। तो बेसिकली हम एक रजिस्टर की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज की वजह से हम बाकी रजिस्टर्स की बाकी सभी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें क्या है कि एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास एक हीटिंग रोड है और वो सम अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने में T1 टाइम लेती है, और आपके पास एक दूसरा डिवाइस है, मतलब दूसरी रॉड है, वो उसी पानी को गर्म करने के लिए T2 टाइम लेती है, और आपने उन दोनों को सीरीज में लगा दिया। देखिए मान लो आपने उनको सीरीज में लगा दिया B के साथ, तो आपका नेट टाइम कितना होगा। आपको पता है कि सीरीज में जो नेट पावर होती है वो कैसे दी जाती है, वो इस तरीके से दी जाती है। कहने का मतलब है कि इन सीरीज
पावर नेट डिक्रीज करती है। अब देखिए, आपको तो हीट प्रोड्यूस करवानी है। हीट क्या होता है? हीट होता है पावर इनटू टाइम। अब एक बात सोचो, अगर आपको हीट तो उतनी ही प्रोड्यूस करवानी है, मतलब ये तो फिक्स अमाउंट की चाहिए हमें। आपने लगा दिया सीरीज कनेक्शन, सीरीज में पावर होती है डिक्रीज। अगर ये चीज डिक्रीज होती है तो इसका मतलब टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसको समझिए, समझने की कोशिश करो कि दो रोड हैं, अकेली अगर पानी गर्म करेगी T1 टाइम लेगा, अकेली टाइम T2 लेगी दूसरी रोड। सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा? सीरीज में लगाएंगे तो नेट टाइम इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ऑन सीरीज कनेक्शन जो नेट टाइम होगा वो होगा पहले का टाइम प्लस दूसरे का टाइम। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि हीट तो उतनी चाहिए, पानी गर्म करने के लिए एनर्जी तो उतनी चाहिए कि आपको पावर कम कर दी तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल के अंदर क्या होता है बेटा? आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला होता है P1 + P2 + P3। पावर इंक्रीज कर गई तो टाइम कम लगेगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है T1 T2 T1 + T2। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन तो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए बेटा, इसे नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फ्यूज से रिलेटेड। तो फ्यूज के बारे में बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि फ्यूज की एक रेटिंग होती है, ठीक है। और जो रेटिंग होती है वो यहाँ पे वॉट या फिर वोल्ट में नहीं दी जाती, यहाँ पे रेटिंग एम्पियर्स में होती है। जैसे मान लो कि फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूज होता क्या है। तो छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपको इतनी डिटेल्स में नहीं पढ़नी, ये एक सेफ्टी एलिमेंट होता है। ये हमारे घर में मेन सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है और ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, अगर ये खराब तो पूरा सर्किट बंद। खराब कब होगा? मान लो बहुत ज़्यादा हीट आए, बहुत ज़्यादा करंट आए, करंट हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट होगी तो ये मेल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लो मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, और ये मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं बेटा? फ्यूज का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता हमारे पास, हमें क्वेश्चन को मिक्स किया जाता है। देखो, अगर फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर, इसका मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर मैक्सिमम करंट इतना अलाउ किया गया है। अगर करंट की वैल्यू 10 और उससे कम है तो ये करंट को अलाउ करेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू इसकी रेटिंग से ज़्यादा होती है ये फ्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगा। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि फ्यूज का कॉन्सेप्ट हमें यूज कैसे करना है। देखिए, आपके मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री इज सर्व्ड बाय ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है। कितने की सप्लाई जाती है? 220 की। कहता है कि इन द सर्किट प्रोटेक्टेड बाय ए फ्यूज मार्क 10 एम्पियर। यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जो फ्यूज का सिंबल होता है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये फ्यूज है और ये फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में अगर 10 से ज़्यादा करंट फ्लो किया तो ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वोल्ट लैंप, मतलब आप इसके साइड में लैंप लगाना चाहते हैं, पैरेलल के अंदर बहुत सारे लैंप लगाना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लैंप है आपके पास, आपको नहीं पता एक्चुअली में कितने लैंप हैं, वो इसके पैरेलल कनेक्शन में है। आगे कहता है कितने नंबर ऑफ लैंप हम लगा सकते हैं, आइडेंटिकल लैंप्स हैं और 100। अब देखो, आपको बताया था बेटा कि रेटिंग में अगर कभी भी आपको ये ना बता रखा हो कि इस बल्ब की रेटिंग की वोल्टेज कितनी है, तो आप अपने आप से बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर सकते हैं कि 220 पे काम करेगा। कितने पे काम करेगा? 220 पे। अब देखिए, आप एक बात सोचिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे कितनी वोल्टेज सप्लाई है? 220। सभी के पास कितनी होगी? 220। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जहाँ पे हमारी अप्लाइड वोल्टेज और जहाँ पे हमारी रेटिंग वोल्टेज बिल्कुल बराबर है। तो जितनी पावर मेंशन है उतनी ही पावर हमारा आंसर आएगा। तो मतलब इस बल्ब की पावर एक्चुअली में कितनी है? 100, और मैक्सिमम भी कितनी है? 100। हमें कितनी मिल रही है? फिलहाल 100 मिल रही है। तो अगर देखो, इसकी पावर P है, इसकी पावर P है, इसकी पावर P है, सभी की सेम है, तो इस सर्किट की नेट पावर क्या होगी? अब देखिए, सर्किट की नेट पावर कैसे निकालते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, P है। क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बल्ब कनेक्ट है, तो हम ये मान सकते हैं कि n नंबर ऑफ बल्ब्स। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? P + P और कितना? n टाइम्स।
जिसका आंसर हो जाएगा NP। हो गया हमारे पास, ठीक है। और देखो इस P की वैल्यू है 100, तो इसका मतलब 100 एन आंसर हो जाएगा। क्या और कोई तरीका है पावर ग्रिड निकालने का? बिल्कुल तरीका है। देखो आपने वोल्टेज कितनी सप्लाई की है 220, और मैक्सिमम कितना करंट अलाउ कर सकते हैं, आपसे मैक्सिमम के बारे में ही पूछा है। तो 10, तो मैक्सिमम कितनी पावर प्रोड्यूस की जा सकती है 220 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो 20। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा बेटा इस टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट में क्वेश्चन थोड़े और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। कब? तब आपको ये पता हो कि जो हमने थर्मल फिजिक्स के अंदर तब 11th क्लास में पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक हीट जैसे टर्म्स थे, कुछ लेटेंट हीट जैसे टर्म्स थे। बेसिकली क्या कर रहे थे हम कि कोई भी बॉडी है उसकी स्पेसिफिक हीट अगर हमें पता है, उसका मास पता है, तो हम निकाल सकते हैं कितनी हीट रिक्वायर है डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में किस तरह, मतलब इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उससे मैं हिंट दूंगी सिर्फ आपको। ये कहता है कि आपके पास एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये 2.1 वोल्ट की है। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.05 ओम का। अब कहता है कि शंटेड for 5s seconds by a wire of constant resistance 0.02, मतलब इसको शंट कर दिया जाता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, और ये रेजिस्टेंस जो है ये 0.02 ओम का है। और ये कितनी देर के लिए लगाया जाता है? ये 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अभी कहता है कि ये जो वायर है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस वायर का जो मास गिवन है यहाँ पे ये 1 ग्राम गिवन है। ठीक है। और आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस। कहता है कि कितना राइज हुआ टेम्परेचर में। अब देखिए बेटा, सर्किट कंप्लीट है, सर्किट में करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं। पहले तो आप इसमें हीट निकालेंगे H, और उस हीट को, वही हीट तो टेम्परेचर राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको फॉर्मूले पुट करेंगे MC डेल्टा T। और यहाँ पे एक पॉइंट का और ध्यान रखना है आपको बेटा, यहाँ पे ये सारी की सारी SI यूनिट्स हैं। देखिए ओम, वोल्ट, सेकेंड्स। यहाँ पे जब आप हीट कैलकुलेट करेंगे वो जूल्स में आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो कैलोरीज में आंसर गिवन है, तो आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए कि 1 जूल और कितनी कैलोरीज होती हैं। तो वैसे आप स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। इस क्वेश्चन में यही रिलेशन यूज करना है। तो इस तरीके से आपको हीटिंग इफेक्ट क्वेश्चन